नैचुरल रहना चाहिए बंदे को। ग्रुप च लिंक तो शेयर करो। सारे ग्रुप से पा दो। पहले नंबर ग्रुप शेयर करता। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? यस नो में लिखकर कमेंट करो फटाफट से। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? किसी तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा? खुशबू गुड इवनिंग मैम। गुरमीत सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। बाकी सभी बच्चे भी फटाफट से आओ। खुशबू ग्रुप में करो मैसेज की जल्दी आए। हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ अब तक पहुंच रही है? यस नो में उधरों कट करो फटाफट से। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? किसी तरह का कोई इशू तो नहीं आ रहा? खुशबू गुड। चलिए, आज हमने जो अपना भाग है, भाग 12 शुरू करना है। भाग 11 हम कर चुके हैं। भाग 11 मैंने आपको क्लास में करवा चुकी हूँ, ऑफलाइन क्लास में अपना हो चुका है। आज अपन करेंगे भाग 12। भाग 12 अपना होने वाला है। तो ओके खुशबू बच्चे, ग्रुप में मैसेज डालो फटाफट, पहुँचो। लेट क्यों हो गए सारे के सारे? ये टॉपिक जो अभी मैं क्लास यहाँ करवाऊंगी क्लास में नहीं होगा, ऑफलाइन में नहीं होगा। हाँ जी,
आशु खन्ना, हेलो मैम। हाँ जी, हेलो सर। चंदन कुमार, बहुत दिन बाद मुखातिब हुए हैं आप मैम, प्रणाम। प्रणाम चंदन जी, प्रणाम। दो मिनट का टाइम लेते हैं, बाकी सारे बच्चे आ जाएं एक बार फटाफट से, तो अपन शुरू करते हैं अपना। चलिए, आशु खन्ना, हेमा मैम, मैं हूँ। हाँ जी हाँ जी मैम जी, पता लग गया मेरे को। चलिए शुरू करते बच्चे। आपको भाग 11 में करवा चुकी हूँ। सबसे पहले कुछ मैं आपके जो आपको पहले करवा चुकी हूँ उसकी कुछ रिवीजन ले लेती हूँ आपसे, कि आपको कितना आता है, कितना आपको याद है उसके बारे में। पहले तो मुझे ये बात बताओ, भाग 11 जो संविधान का भाग 11 नंबर है वो किस चीज़ से संबंधित है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है। कमेंट करके अपना आंसर बताइए फटाफट से कि भाग 11 संविधान का किस चीज़ से संबंधित है। हाँ जी, भाग 11 किस चीज़ से संबंधित है, इसका आंसर चाहिए मुझे फटाफट से। भाग 11 किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध, चंदन का आंसर सबसे पहले आया है। चंदन कुमार जी वेरी गुड, सबसे बढ़िया, मतलब सबसे फास्ट आपने आंसर दिया और बिल्कुल सही जवाब है आपका। केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। कहाँ पर? भाग 11 के अंदर। अच्छा मुझे ये बताइए आप लोग, जो भाग 11 है आपका, भाग 11, इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं? इसके आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं? आर्टिकल आपने बताना है। भाग 11 में क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में है। ठीक है जी, ये आपका चंदन कुमार जी ने बिल्कुल सही आंसर बता चुके हैं इसका। अब मुझे आपसे ये जानना है कि जो भाग 11 है उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है, कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल है, आपने ये मुझे बताना है। खुशबू, मुखातिब क्या होता है? मुखातिब होता है मिलना। हाँ जी चंदन कुमार वेरी गुड, अभी भी चंदन का ही आंसर आ रहा है। प्रहलाद घोरेला, संघ और राज्य संबंध। हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। दिव्या बिल्कुल सही है जी। आपके आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक दे रखे हैं भाग 11 के अंदर। भाग 10 के अंदर, भाग नंबर आपने 10 पढ़ा था, कोई बता सकता है भाग 10 के अंदर क्या दिया हुआ है, किससे संबंधित था भाग 10? भाग 10 किससे संबंधित था? ये मैंने डिटेल में आपको काफ़ी चैप्टर करवाया है। भाग 10 बताइए किस चीज़ से संबंधित है? हाँ जी फटाफट से आंसर दीजिए। भाग 10 है जो आपका, भाग 10 है किस चीज़ से संबंधित है? क्वेश्चन आपका ये है, भाग 10 किससे संबंधित है?
हाँ जी, हाँ जी, SC ST प्रशासन से संबंधित है। ये आपका आया है मोनिका मैम, यानी कि दीपांशु के नंबर से जो है मोनिका मैम है। SC ST और दिव्या का भी सही है, हेमा का भी बिल्कुल सही है। और आपका आर्टिकल कौन सा था उसके अंदर, आर्टिकल कौन सा था आपका 244 नंबर, ये आपका यहाँ पे था। और यहाँ पे दे रखा है SC और ST का जो प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में दे रखा है, सबको क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए। बाकी जो ये रामचंद्र है, सुमित्रा, संगीता, ये कहाँ है लड़कियाँ? खुशबू बच्चे आप करो इनको मैसेज, और करमजीत वगैरह ये क्यों नहीं है क्लास में, मैसेज करो। मैंने क्लास में ये टॉपिक नहीं करवाना है दोबारा ऑफलाइन में, ऑनलाइन ही होगा ये टॉपिक, इनको मैसेज करो जरा। हाँ जी, काजल, काजल बिल्कुल सही है बच्चे, सही बता रहे हो आप, सही जा रहा है। चलिए, ये सुमित्रा, संगीता ये क्यों नहीं आई है? रेनू मैम भी नहीं है क्लास में, ना शीनम मैम है, इनको बुलाओ भाई, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने दोबारा नहीं करवाना क्लास में, ये ऑफलाइन में यहीं पे होना है जो होना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा इससे संबंधित। अब मेरे को आप मेरे सामने देखिए, सामने नजरें होनी चाहिए बोर्ड की तरफ। अब आपने बताया कि मैम भाग 11 केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है, ठीक बता रहे हो। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन इसके अंदर भी दो तरह के संबंध है हमारे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में दो तरह के संबंध है यहाँ पर। बताओ कौन कौन से? भाग 11 के अंदर केंद्र राज्य संबंध है, बिल्कुल है। आर्टिकल 245 से 263 तक दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब ये बताना है कि दोनों के अंदर ये मतलब दो तरह के संबंध है इस भाग 11 के अंदर, तो कौन कौन से वो दो संबंध है? हाँ जी, विराज के हाँ जी, अच्छा ठीक है जी। प्रहलाद गोरेला मतलब रेनू मैम है, समझ गई मैं बच्चे, समझ गई। चलिए, यहाँ पर इनके संबंध हैं आपके विधायी, विधायी संबंध, कानून बनाने संबंधी संबंध जो आपका यहाँ, और आपका प्रशासनिक, प्रशासनिक संबंध, ये आपके संबंध दो तरह के यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो इसमें आपके आर्टिकल भी फिर डिवाइड हो जाएंगे। इसमें आपके विधायी संबंधों में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक है, ठीक है जी। और आपके प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पर तो मुझसे अभी पूछ सकता है। तो ये अभी किसी ने भूलना नहीं है कि आर्टिकल भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, वैसे भी 1 और 1 11 मिलकर रिलेशन बनाते हैं। आर्टिकल 245 से 263, उसमें आपका भाग डिवाइडेड कैसे है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध। विधायी संबंध जो आपके हैं आर्टिकल 245 से 255, ठीक है जी, ये 55 है, ठीक है जी, कोई गलत मत समझना, इसको 255 है। और यहाँ पे प्रशासनिक संबंध जो आपके हैं 256 से लेके 263 तक। इसके मैं नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ डिटेल में, चैप्टर भी हो चुका है हमारा। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, यानी कि हमने इससे आगे बढ़ना है, ठीक है जी, इससे आगे बढ़ना है। और ये सारे आर्टिकल नहीं याद करने, ये सारे आर्टिकल किसी ने याद नहीं करने, हमें मेन आर्टिकल इसमें से याद करने जो मैं क्लास में आपको करवा चुकी हूँ, वही याद करने हैं कि 248 विशेष शक्तियाँ होगी, 262 हो गया आपका, ये 3-4 आर्टिकल आपने करने हैं और बाकी कोई ऐसे आर्टिकल आपने याद नहीं करने, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ यही बार बार आते हैं और यही आने भी चाहिए, इसके अलावा नहीं आने चाहिए और बनते भी नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है जी। चलिए, तो आगे बात करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना भाग 12, ठीक है जी, वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल संबंधों के बारे में पढ़ना है। और फाइनेंशियल संबंध हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 12 के अंदर दे रखे हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंदर
पैसों संबंधी जो हमारा रिलेशन है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारा प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अब तो हमारा कानूनी अधिकार बन चुका है, मौलिक अधिकार से उसको निकाल दिया गया है। वो भी भाग कौन से में पूछे तो भाग 12 के अंदर। आर्टिकल कौन सा अपना ये बताना है आपने, 301 के अंदर लास्ट यही है आपका। इस तरीके से आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो इसके आर्टिकल अब देखो 263 वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 245 से लेकर 263 तक तो वहाँ 11 में ख़त्म हो गया, भाग 11 के अंदर। तो यहाँ पे जब स्टार्टिंग होगी तो 264 के अंदर होगी, 264 से लेके 300 तक जाएगा। और 300A में क्या आ जाएगा हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। शुरू करें फिर आज का लेक्चर। इस लेक्चर को मैं थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगी क्योंकि आपके दिमाग में बैठना जरूरी है, ठीक है जी। लेक्चर भगाएंगे नहीं, जितना भी हो पाता है आपके इत्मीनान से सुनना है, समझना है। इसके नोट्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी और ऑफलाइन वालों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी, PDF ही मिल जाएगी उनको, तो ये देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको आर्टिकल सारे प्रोवाइड करूंगी इसके, लेकिन सारे याद नहीं करने, आपके पास सारे पहुंच जाएंगे। जो ज़्यादा जिसका ज्ञान उछले भी हाँ मेरे को तो सारे ही करने, जरूर करना, मोस्ट वेलकम। और जिसने सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मत्था नहीं मारना और जो मेन है वही आते हैं वही करने हैं। तो ये जो भाग 12 है इसके अंदर चैप्टर कितने हैं, चैप्टर इसके अंदर कितने हैं जी, 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर यानी अध्याय 1, जिसमें आपका वित्त के बारे में दे रखा है। किसके बारे में, वित्त के बारे में। अध्याय 2 चैप्टर नंबर 2, उसमें क्या दे रखा है, ऋण के बारे में, कर्जे के बारे में, कि केंद्र सरकार कर्जा कैसे लेती है, राज्य सरकार कर्जा कैसे लेती है, उसके बारे में लिखा हुआ है। भाग जो चैप्टर 3 जो आपका संपत्ति है, अनुबंध है, अधिकार है, दायित्व है, इसके बारे में बात करता है। ये सारी बातें यहाँ आ जाएंगी। जो आपका भाग 4 है, चैप्टर 4 यानी मेरा कहने का मतलब संपत्ति का अधिकार। ये आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई जो पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। ऑप्शन दे देंगे आपको, कानूनी अधिकार है या आपका संवैधानिक अधिकार है या मौलिक अधिकार है, ये आपको पूछेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो आपने बताना है कि भाई संपत्ति का अधिकार तो हमारा कैसा अधिकार है, कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। पहले ये क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। इसको कब मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया, बताइए कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, 44 नंबर की अमेंडमेंट थी। हुई कब थी, 1978 में हुई थी। ये सब जानते हैं। अब इसको वहाँ से निकाला, लेकिन रखा कहाँ गया, भाग नंबर 12 के अंदर, आर्टिकल नंबर आपका 300A, और उसके अंदर भाग 12 के अंदर अध्याय कौन सा, 4 नंबर, उसके अंदर इसको रखा गया है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मैंने आपको जो भाग 12 के आर्टिकल 264 से लेकर 300A तक हमने एक एक करके जाना है। तो ये आर्टिकल तो बहुत सारे हो जाएंगे, सारे याद करना असंभव है। असंभव मतलब रट्टा मार भी लेंगे तो हमारा काम का भी नहीं है इतना। तो 64 में स्टार्टिंग करते हैं। क्या लिखा है, व्याख्या के बारे में इंटरप्रिटेशन दे रखी है, व्याख्या की गई है भाग 12 की। 265, ये जो रेड कलर में मैंने किया है ये इंपॉर्टेंट है आपका। 265 में क्या दे रखा है, कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। कभी भी कोई कानून का, हाँ जी बिल्कुल सही है सुमित्रा, हाँ जी, कानून जब भी कोई बनेगा तो ही आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, उससे पहले कोई भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। एक पहले प्रोसीजर होता है, उसको संसद में पास कराना होता है। राज्य सरकार है तो पहले अपना विधानमंडल में पास कराएंगे तो आपके ऊपर वो टैक्स लागू होगा। ऐसे नहीं कि सरकार सुबह उठी मुंह धोया टैक्स लगा दो जी, ऐसा नहीं होगा। कानून मतलब इसका लिखा हुआ है कि कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। ये बात कहाँ लिखी हुई है,
ये लिखिए 265 में कि प्रॉपर प्रोसीजर के रूप में संसद में बिल के रूप में आएगा, फिर दोनों सदनों में उस पर बहस होती है, फिर वो पास होता है, फिर वो आपको कानून लगता है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई सरकार इसके ऊपर ऐसे लगा दे। तो आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर कौन सा, 265। कौन सा भाई, 265 क्या कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जा सकता। 266 हमने करना नहीं है। इसमें दिया क्या हुआ है वैसे, भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते हैं। इसमें कोई खास करने वाली बात नहीं, ये हमने करना भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि यानी आपका कंटीजेंसी फंड के बारे में है। ठीक है जी, ये दे रखा है यहाँ पे। 268 शुल्क संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन राज्यों द्वारा इकट्ठा किया जाता है और विनियोजित किया जाता है। ये बात कहाँ लिखी है, 268 में, हमारे काम की नहीं, हमने नहीं पढ़ना। हाँ, 268A सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ठीक है जी, ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाए जाएं, यानी केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाए, इकट्ठा कौन करे उसको, राज्य करे इकट्ठा। ठीक है जी, इसे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 268A में। 269 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेड कलर के मैंने दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं करने हमने। संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर भी केंद्र सरकार ही कर लगाएगी और केंद्र सरकार ही कलेक्ट करेगी और केंद्र सरकार के राज्यों को वो सौंप देगी। तो ऐसे कर कहाँ पे लिखे, 269 में लिखे हैं। ठीक है जी, तो एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा क्योंकि एक थोड़ा सा दिमाग पे मेंटली इस तरह से इतने हैवी जो शब्द हैं या इतने आर्टिकल एकदम से याद करना मुश्किल आपको लगेंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ बने रहिए, आपको पीडीएफ मिलेगी, जब आप रिवाइज करोगे इसको हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 269A 269A में अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का आरोपण और संग्रहण है, तो हमारे काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो मेन मैं आपको कराऊंगी, इस तरह से सारे आपको कर बताए। 275 में 275 में क्या दिया है, संघ से कुछ राज्यों को अनुदान, मतलब केंद्र सरकार राज्यों को क्या देती है, ग्रांट्स देती है विकास के काम के लिए। जो केंद्र सरकार के पास इनकम के साधन ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करती है, राज्यों को क्या देती है, अनुदान देती है। ये बात कहाँ पे लिखी है, 275 में लिखी है। कहाँ लिखी है, 275 में लिखी है। आपने ये चीज़ का ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं, इससे आगे। हाँ जी, 279 शुद्ध आय आदि की गणना 279 में ये दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 279A में क्या दे रखा है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। ठीक है जी, वस्तु जो ये अपना है ना गुड्स एंड सर्विस जीएसटी वाला, ये कहाँ पे लिखा है, 279 में ए में। ठीक है जी, और वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जामिनर का तो फेवरेट है ये क्वेश्चन। आपको काफ़ी बार देखने को मिला होगा कि जो वित्त आयोग है वो कौन से आर्टिकल में है, तो आपने बताना है 280 नंबर में है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना है। बाकी इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती जाऊंगी आर्टिकल कौन कौन से याद रखने हैं। चलिए अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 2 शुरू हो चुका है हमारा। उसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना, जो केंद्र सरकार है अपनी जो बाहर से कर्जा वगैरह लेती है उसके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है जी, कहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी 292 में। ये दोनों ही 92 93, 292 293 ये दोनों याद रखने हैं। इसमें क्या दे रखा है, भारत सरकार द्वारा कर्जा लेना, ठीक है, इसके बारे में। और 293 में क्या लिखा है, राज्य सरकार कोई भी, जैसे आपका पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट बाहर से कर्जा ले किसी कंट्री से, उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं। ये कहाँ पर, 293 नंबर पर। तो ये बातें आपने भूलनी नहीं है, याद रखना इस चीज़ के बारे में।
सबसे पहले तो जीएसटी का ही आपने याद रखना है, मेन बात तो आगे, और ये हमने नहीं करने, ठीक है जी, ये हमने नहीं करने, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार सीधा सीधा आपका 300A में रखा गया है, 300A में रखा गया है, तो ये हमने याद करना है, ठीक है जी, ये हमने याद रखना है कि अपना संपत्ति का अधिकार कहाँ पे रखा है। हाँ जी बिल्कुल चंदन बच्चे, जो जहाँ पर जितना प्रेशर डालना चाहिए वो मैं उतना बोलती हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास होनी चाहिए, ना कि भर भर के बच्चों पे डिप्रेशन डालना, प्रेशर डालना कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो, ऐसा नहीं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, और वो टीचर ही ऐसा करवा सकता है जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखता रहता है, हर क्वेश्चन पेपर यानी कि एग्जाम जितने होते हैं उसको देखता रहे, उसका माइंड प्रिपेयर होता है, अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, और बच्चों को उस टीचर पे रिलाई करना भी पड़ेगा, बाकी आप उलझते रह जाओगे अगर सारे ऐसे करते रहोगे तो। सारे करने की जरूरत नहीं है, जहाँ सारे करने की जरूरत थी मैंने सारे करवाए हैं, भाग 3 सारा करवाया, भाग 4 सारा, भाग 5 के ऑफलाइन वाले बच्चे जानते एक एक आर्टिकल आता है उनको, भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट सारी आती है, भाग आपका 7 तो वैसे ख़त्म है, भाग 8 भी सारा आता है बच्चों को, है ना, और भाग 9 पंचायतों की भी मैंने यहाँ तक कि जो ए से लेकर ओ तक है वो भी सारे करवा रखे हैं। तो यहाँ इस भाग में सिर्फ जो मेन है वो मैंने रेड कलर में डालने हैं, और आपको पीडीएफ भी कलरफुल मिलने वाली है जिसमें आपको ये रेड कलर के दिखेंगे भी, यही आर्टिकल याद करने और हमने बाकी याद नहीं करने। चल ठीक है जी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो मेन हमारी कहानी शुरू होती है कहाँ से, आगे देखते हैं। चलिए 265 जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है, 265 में देख लें, 264 से स्टार्ट होता है, व्याख्या छोड़ दो। 265 बिना संसद में पारित विधेयक पे के टैक्स नहीं लिया जा सकता। भी कोई भी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है, बिना अपने संसद में पास के, केंद्र सरकार तो संसद में ही पास करेगी, राज्य सरकार अपने विधानमंडल में पास करने के बाद ही टैक्स लगाया जा सकता, वरना टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 266 क्या कहता है, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, है ना, उसके बारे में दे रखा है। कहते सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के रूप पास जमा होता है। मतलब कहने का कि केंद्र सरकार का जितना भी पैसा है वो कंसोलिडेटेड जो फंड है वो आरबीआई में जमा रहता है, सरकार का जो पैसा होता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, विनियोग विधेयक पारित करवाना होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ फटाफट से, विनियोग जो विधेयक है हमारा वो कौन से आर्टिकल में है? सारे आर्टिकल जो मेरी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सबको पता है कि मैंने आपको 244 तक एक एक आर्टिकल उंगलियों पे है आपके, है ना। तो विनियोग फटाफट से बता दो मेरे को, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है विनियोग बिल के बारे में? विनियोग बिल के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है विनियोग? हाँ जी दिव्या 114, खुशबू वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुशबू के लिए क्लैपिंग हो जाए। सबसे बढ़िया, सबसे पहले आंसर। जो मेरे पास बच्चे ऑफलाइन में हैं सारे बच्चों को 244 तक, अब ये यहाँ तक भी हो जाएंगे इनको, 244 तक मैंने सीक्वेंस में एक एक आर्टिकल इनको पता है भी कौन कौन सा आर्टिकल कहाँ से किससे संबंधित है, सारे आर्टिकल उंगलियों पे है। विनियोग 114 नंबर बिल्कुल सही है, 114 नंबर इसमें दे रखा है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिया जाता है। जब भी आपसे कई बार पूछते हैं कि बताइए राष्ट्रपति की सैलरी कहाँ से दी जाती है, तो आप बताते हैं कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड से तो दी जाती है, ठीक है मान लिया दी जाती है, लेकिन ये बात कहाँ लिखी है?
तो आप बताना भाग 12 के अंदर आर्टिकल 266 के अंदर लिखी हुई है ये बात। क्या लिखी हुई है? कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, कि इसका जो पैसा है आरबीआई के पास जमा रहेगा और विनियोग पारित हुए बिना ये पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है जी, विनियोग को राजकोष का क्या रक्षक भी माना गया है। ठीक है जी, विनियोग बिल के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता, ये बात को आपने ध्यान में रखना है। कहते केंद्र सरकार की सभी कर्मचारियों की सैलरी यहीं से मिलती है। हाँ, लेकिन एक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की सैलरी कहाँ से दी जाती है? अटॉर्नी जनरल की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड से नहीं दी जाती। बताइए कहाँ से दी जाती है? हाँ जी, फटाफट से सुमित्रा। चलिए फटाफट से बताइए, जो आपका अटॉर्नी जनरल है इसकी सैलरी कहाँ से दी जाती है? अटॉर्नी जनरल की सैलरी कहाँ से दी जाती है? हाँ जी, दिव्या का आंसर सबसे पहले आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत अच्छे बच्चे, नाइस क्लास। प्रधानमंत्री कोष से, चंदन वेरी गुड। प्राइम मिनिस्टर कोष से, प्रधानमंत्री फंड से दी जाती है। वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास हैं और मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ाकर। ठीक है जी, चलिए ये आपने याद रखना। एक आपके लिए सबके लिए क्वेश्चन है कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? फटाफट से आंसर कर दीजिए, महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में दे रखा है? हाँ जी, चंदन बच्चे गलत। दिव्या वेरी गुड, फैंटास्टिक। सुमित्रा फैंटास्टिक, नाइस। चंदन कुमार 76, खुशबू 76, वेरी गुड, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे। काजल वेरी नाइस। हाँ जी हेमा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। 266 सबको समझ में आ गया। अब 266 को बना लो अपना फेवरेट क्वेश्चन। क्या फेवरेट बनाना है, बताना है आपने कि कंसोलिडेटेड फंड जो आपका है वो कौन से आर्टिकल में लिखा है। तो आपने बताना 266 के अंदर लिखा, आपने इस बात को ध्यान में रखना है। 267 के अंदर, 267 के अंदर क्या लिखा है हमने ये जानना है। क्या लिखा है भाई? आकस्मिक कंटीजेंसी फंड के बारे में लिखा है। कहाँ पर? 267 के अंदर। आपने ये बात का ध्यान में रखना है कि जो इमरजेंसी के टाइम पे अचानक से, देखो बाकी जो पैसा निकालना है आपने, मतलब पैसा लेना है सरकार ने, तो एक प्रोसेस है, आपको एक बिल के रूप में लाना पड़ेगा, विनियोग पास कराना पड़ेगा, तो पैसा आपको फिर मिलेगा। बहुत लंबा प्रोसीजर लग जाएगा। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी है कि आपको पैसा तुरंत चाहिए, है ना, तो आपने कंटीजेंसी फंड से वो पैसा लेना है। ठीक है जी, इसके लिए भी आपका संविधान में प्रावधान बनाया गया है कि कोई इमरजेंसी के टाइम पे भी पास कराने में तो टाइम लग जाएगा। अभी हमारे ऊपर मान लो कोई बाहरी आक्रमण हो गया या कोई ऐसी महामारी आ गई कि तुरंत पैसा चाहिए, टाइम नहीं है कि पहले पैसा चाहिए बाद में हिसाब किताब करेंगे, ये वाली बात हो, तो हम पहले पैसा निकलवाते हैं। वो कौन सी फंड है? हमारा कंटीजेंसी फंड। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया गया है। ठीक है, क्या कहा गया है कि किसी इमरजेंसी के टाइम पे एकदम से पैसा निकलवाने के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी फंड, हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक निधि। और ये कौन से आर्टिकल में है? 267 में है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्या बन गए आपके? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है जी, कहते आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं और यहाँ से पैसा निकालने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी को है। ठीक है जी, आकस्मिक निधि में हमेशा
500 करोड़ रुपए रहना जरूरी है। कि जैसे ही आपने मान लो 200 करोड़ निकलवाया, कोई पैसा निकलवाना पड़ा या 100 करोड़ निकलवाना पड़ा, तो आरबीआई से दोबारा उसके अंदर पैसा डाल के मेंटेनेंस कितनी रखनी है, 500 करोड़ की मेंटेनेंस हर टाइम उसके अंदर जमा रहना चाहिए। अगर किसी तरह कारण से सरकार ने उसमें से पैसा निकलवा लिया तो वापस से आरबीआई से वो पैसा डलवाना जरूरी हो जाता है। तो यानी कि हर टाइम उसके अंदर 500 करोड़ रुपया होना जरूरी है। 275 देखते हैं, कहते विशेष राज्य विशेष अनुदान। कहते जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा या भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% लौटा दिया जाता है। यानी कि इनका जो टैक्स इकट्ठा होता है, इनसे लिया गया जो टैक्स है ना, उसका 80% वापस कर दिया जाता है। ऐसी स्टेट्स हमारी इंडिया की जो बॉर्डर लाइन पे है, या कह दो उसकी, जैसे मान लो तमिलनाडु है या जो उड़ीसा वगैरह है, जहाँ पे आपका ये जो चक्रवात वगैरह आते रहते, कोई भौगोलिक आपदा आई रहती है ना, तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों को केंद्र सरकार क्या करती है, अनुदान देती रहती है ताकि वो अपने आप को बनाए रखें, अपना विकास कर सके, अपने आप को मेंटेन रख सकें। तो ऐसा ये कहाँ पर लिखा है, 275 के अंदर, 275 के अंदर ये बात लिखी हुई है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूं कि ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है 280 वाला, कि वित्त आयोग के बारे में कहां पे लिखा है, 280 में लिखा है। एक आयोग है जिसके अंदर मेंबर होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा राज्य सरकार को मिलना चाहिए, कितना पैसा केंद्र सरकार के पास रहना चाहिए, जो टैक्स इकट्ठा होके आया उसका खर्च कैसे होना चाहिए। ये बातें सारी सरकार को सुझाता कौन है, वित्त आयोग सुझाता, उसके बारे में पढ़ते हैं। वित्त आयोग के बारे में यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। कौन, वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच में जो टैक्स का डिवीजन कैसे होगा ये कौन डिसाइड करेगा, वित्त आयोग करेगा। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, 280 आर्टिकल में है। ये चीज का आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, वित्त आयोग, बिल्कुल सही बता रहे हो सुमित्रा बच्चे। वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में, 280 में है। वित्त आयोग का काम क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में कर का बंटवारा करना, करों का बंटवारा करना। इसमें 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है। कितने मेंबर भाई, एक अध्यक्ष प्लस 4, यानी कि एक हेड हो जाएगा, 4 बाकी सदस्य। अध्यक्ष जो होगा ना, जैसे मान लो मैं वित्त आयोग के अध्यक्ष हूं तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये आपने ध्यान में रखना है कि 5 साल का कार्यकाल होता है अध्यक्ष का। ठीक है जी, और आपने क्या ध्यान रखना है, अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, 15। अभी तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं, 15 बनाए चुके हैं। बिल्कुल सही। ठीक है जी, और जो पहला नंबर 1 पे बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में भी। जो पहला वित्त आयोग बना था, पहला वित्त आयोग बना था उसका अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। और जो अभी चल रहा है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जी, वाई बी रेड्डी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है जी। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। तो सीधे सीधे खड़े क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर। कौन से खड़े क्वेश्चन है, देखो नंबर 1 तो क्वेश्चन यही पूछेगा क्या, कि वित्त आयोग कौन से भाग में है, 12वें भाग में है। आर्टिकल कौन सा है, 280 है। वित्त आयोग किस काम के लिए बनाया जाता है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार में कर का बंटवारा किया जा सके। ठीक है जी, मान लिया बात। फिर वो आपसे कहेंगे इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो आप बताना टोटल 5 मेंबर, 1 + 4। आप कितने बोलोगे, 1 + 4 बोलोगे। उसमें क्या होगा, एक आपका अध्यक्ष होगा और 4 आपके क्या होंगे, अदर सदस्य। अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं,
कि जो अध्यक्ष है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। फिर पूछेंगे अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है जी। तो कार्यकाल पूछेंगे कितना होना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल होता है। अब तक कितने वित्त आयोग बन चुके हैं, 15 बन चुके हैं। पहला वित्त आयोग बना, अध्यक्ष कौन, केसी नियोगी थे। 14वां वित्त आयोग क्या बताओगे, YV रेड्डी जी। और 15वें वित्त के NK सिंह। और ये जो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं ये किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो क्वेश्चन हो जाए आपके लिए, देखते हैं कितना रिवाइज होया आपको, देखते हैं, अभी चेक करती हूं मैं। चलो इसको छुपाते हैं, इसको छुपाते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके लिए कि वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होती है, फटाफट से। वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होती है। आंसर आने चाहिए भी फटाफट से। वित्त आयोग के अध्यक्ष की क्वालिफिकेशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। वेरी नाइस दिव्या, बहुत अच्छे बच्चे। और कोई, साथ साथ में किसका जानकार होना चाहिए, साथ साथ में वो किसका जानकार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, बिल्कुल सही है। काजल, शालू और सुमित्रा, रेनू मैम बराबर, ठीक है जी, समझ गई मैं आपकी बात। चलिए अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वित्त आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं, वित्त आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं, वित्त आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं। हाँ जी, अर्थशास्त्र के जानकार चंदन कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। शालू अर्थशास्त्र के, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, वित्त आयोग में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 5 मेंबर, बिल्कुल सही। चंदन का आंसर सबसे पहले आया, दिव्या का दूसरे नंबर पे, दीपांशु, मोनिका मैम का तीसरे नंबर पे, शालू चौथे नंबर पे, काजल 5वें नंबर पे। चलो मेरी तरफ देखो जरा, इधर देखो, इधर आओ मेरे सामने, सबकी निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए, मेरी तरफ देखो। मनप्रीत सिंह बराड़, ठीक है जी 5। सुमित्रा, ठीक है जी 5। चलो अब मेरे को ये बताओ कि अभी जो करंट हमारा वित्त आयोग चल रहा है इसके हेड का नाम क्या है। अभी जो करंट हमारे वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष का नाम बताइए फटाफट से। अभी जो हमारे करंट वित्त आयोग चल रहा है इसके आप ये बताइए कितने कौन है, उसके अध्यक्ष कौन है। हाँ जी, NK सिंह है जी, बिल्कुल सही। NK सिंह सही आंसर है। KC नियोगी पहले वाले के थे, नंबर 1 वाले आयोग के थे, ठीक है जी, ठीक है जी, आपने याद रखना है। Y रेड्डी जो आप बता रहे हैं ना, YB रेड्डी, वो 14वें वित्त आयोग के थे, 14वें वित्त आयोग के थे। और ये बताइए वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, आपने ये बताना फटाफट से। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं। हाँ जी, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो आपको आता है, यानी कि समझ में आ चुका है कंसेप्ट, बहुत बढ़िया।
चलें आगे, चलो। हाँ जी, वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 42% लौटा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात कि जो राज्य सरकार हैं जो टैक्स कलेक्ट करके देती हैं उसमें से कितना परसेंट जो है जो केंद्र सरकार उनको वापस कर देती है, कितना भाई 42%। ये आप लोगों ने ये डाटा याद रखना है कि जो केंद्र राज्य सरकारें हैं टैक्स इकट्ठा करके किसको देती हैं, केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार उसमें से 42% है वापस लौटा देती हैं। चलिए 292 याद रखने वाली बात है। कहते केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भरित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं। एक बात समझिए, पहले तो आर्टिकल, सबकी निगाहें मेरी तरफ होनी चाहिए, ध्यान से देखो। आर्टिकल नंबर 292, आर्टिकल नंबर कितना 292 क्या कहती है कि जो केंद्र सरकार है हमारी विदेशी किसी दूसरी कंट्री से ऋण ले सकती है, कर्जा ले सकती है, और वो कर्जा किसके ऊपर भारित होता है, किसके ऊपर उसका चुकाने का मतलब भार होता है, आप बताना। कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर वो कर्जा चुकाने का भार किसके ऊपर है, कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर होता है। और जैसे ही सरकार बदल जाती है, मान लो आम चुनाव हो गए या बीच में गिर गई, तो वो कर्जा फिर भी हमें देना पड़ता है, और वो सर कहाँ से देना पड़ता है, कंसोलिडेटेड फंड से देना पड़ता है। एक बात याद रखना, 292 नंबर क्या कहता है कि केंद्र सरकार विदेशी कंट्री से मतलब बाहरी कंट्री से क्या ले सकती है, कर्जा ले सकती है, और वो कर्जा किस पे भार होता है, कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर उसका भार होता है। सरकार आ रही है जा रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्जा किसको देना है, कंसोलिडेटेड फंड से वो कर्जा दिया जाता है। ठीक है जी, इस चीज को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 293 नंबर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैडम 28 राज्य हैं और दो क्या तो 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे विधानसभा है, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे क्या है अभी विधानसभा है, तो क्या राज्य सरकारें भी कर्जा ले सकती हैं, है ना। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आता होगा कि क्या राज्य सरकारें भी कर्जा ले सकती हैं। हाँ भाई बिल्कुल ले सकती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। कहाँ पे लिखा है, 293 नंबर पे लिखा है। कहते राज्य सरकार को भी विदेशी ऋण ले सकती है किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे मान लो पंजाब सरकार, ये भगवंत मान है, इसे कर्जा लेना है, मान लो किसी दूसरी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से, किसी कंट्री से कर्जा लेना है, तो क्या ये अपनी मनमर्जी से कर्जा ले सकती है? नहीं, इसको केंद्र सरकार को अपनी सहमति लेनी पड़ेगी, फिर ये कर्जा ले सकती है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में रखना है। ये कहाँ पे लिखा है, 293 नंबर पे। ये कहाँ पे लिखा है, 293 नंबर पे लिखा हुआ है कि जैसे घर में बड़ा दादाजी होते ना हमारे, तो आपने अगर बाहर से कोई पैसा लेना है या कुछ भी लेना है तो आपको बीच में परमिशन लेनी पड़ती है कि दादाजी ऐसे करके मुझे ऐसा करना है, परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो केंद्र सरकार तो डायरेक्ट 292 में लिखा हुआ कर्जा ले लेगी, कंसोलिडेटेड फंड को भरना पड़ता है। लेकिन क्या राज्य सरकार भी कर्जा ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है, 293 नंबर पे लिखा हुआ है ये। लेकिन किसकी अनुमति से? केंद्र सरकार की अनुमति से कर्जा लिया जा सकता है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आज इतना ही मैं लगाऊंगी आपके ऊपर, ज्यादा मत, आपको ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगी। मेरे को कल आपसे इतना चाहिए जितना अभी मैंने करवाया आपको। समझ रहे बात को? स्टार्टिंग से लगना है कि भाग 12 किससे संबंधित है, उसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से हैं, उसके अंदर चैप्टर कितने हैं और कौन कौन से मेन आर्टिकल मैंने आपको कराए। पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगी, हिंदी मीडियम में पीडीएफ है, आपको सारी मिल जानी है। मेन पॉइंट 266 में 200। अच्छा एक देखते हैं, अभी दिमाग देखते हैं किस किस का अभी कैप्चर कर पाया इस बार। 266 में क्या लिखा है, आर्टिकल 266 में क्या लिखा है, मुझे फटाफट से बताइए। आर्टिकल 266 किससे संबंधित है? दो सौ छियासठ किससे संबंधित है?
आर्टिकल 266 किससे संबंधित है? और ये क्लास अब बंद नहीं होने वाली है। चंदन प्लीज़ आप ध्यान रखना बच्चे, अब क्लास बिल्कुल नहीं बंद होगी, अब बल्कि क्लास आपको ज़्यादा चाहे मिले कम नहीं होने वाली है। हाँ जी, बेटा चंदन वो भरित तो आपका स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से होता है, स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से ही होता है, लेकिन जिम्मेवारी बीच में कहते हैं ना, जामनी लेना किसी बंदे की, बीच में जिम्मेदारी लेना वो केंद्र सरकार का काम है। भरना तो राज्य सरकार को ही पड़ेगा ना, राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से भरना पड़ेगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन था आपका और बहुत अच्छे। हाँ जी, 266 आर्टिकल किससे संबंधित है आपका? कंसोलिडेटेड फंड से है। अच्छा, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड किससे संबंधित है? कंटीजेंसी फंड किससे संबंधित है? फटाफट से मेरे को बताइए, कंटीजेंसी फंड किससे संबंधित है? कंटीजेंसी फंड आर्टिकल बता दीजिए किससे संबंधित है। आर्टिकल मतलब मेरा कहने का मतलब था जो कंटीजेंसी फंड है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? 267। चंदन वेरी नाइस, दिव्या वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में दे रखा है बताइए। हाँ जी, इमरजेंसी के टाइम पर। हाँ जी, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में दे रखा, आप मेरे को इतना बता दीजिए। वित्त आयोग आपका वित्त आयोग आपका कौन से आर्टिकल में है? चलिए, आंसर आ गया है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, 280 में दे रखा है। चलिए, जीएसटी, जीएसटी कौन से आर्टिकल में है? जीएसटी कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है जीएसटी के बारे में? जीएसटी के बारे में किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? फटाफट से मेरे को बताइए, जीएसटी के बारे में कौन सा आर्टिकल है? नहीं 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 नहीं, जीएसटी का आर्टिकल कौन सा है? टू 279A दे रखा है बेटा जीएसटी के बारे में। चलो एक इजी पीजी क्वेश्चन, इजी पीजी। चलिए ये बताइए, जीएसटी का जो आइडिया है हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? जीएसटी का आइडिया हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? जीएसटी का आइडिया हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है? जीएसटी का आइडिया कौन सी कंट्री से लिया गया है? जीएसटी का आइडिया कौन सी कंट्री से हमने लिया है? कनाडा से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही चंदन कुमार, वेरी गुड, क्लैप फॉर चंदन, वेरी नाइस बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये सुनिए मेरी बात, कल मैं जब आपकी क्लास शुरू करूंगी यहीं से स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे आगे मतलब आपको रिवाइज करके आना है, पीडीएफ आपको मैं सेंड कर दूंगी, आपने रिवाइज करके आना है। ओरल टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जैसे मैं लेती हूँ आपको पता है, और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रही हूँ। आपको सटीक चीज़ें, सही चीज़ें और बिल्कुल आपके दिमाग में, थोड़ा करेंगे पर अच्छा करेंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हो जाएं, ठीक है जी। एक बार में भर भर के करेंगे तो दिमाग भी अपना काम करना बंद कर जाएगा। ये शालू रानी, अमेरिका नहीं आएगा बच्चे। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, मिलते हैं कल अपना, और इसी टाइम आपकी 8:30 डेली क्लास हुआ करेगी,
आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। आपकी मिडवियल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला है आपका, और 3 हिस्ट्री पैरेलल चलेंगी आपकी, तीनों हिस्ट्री पैरेलल चलेंगी। जिस बच्चे का जहाँ पे लूज़ होगा आप वो वहाँ से तैयारी कर सकते हो, वो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और अभी आपका पॉलिटी डेली चलने वाली है, पॉलिटी आपकी क्लास डेली चलने वाली है, और इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए हाँ जी चंदन कुमार, आपकी भाषा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी भाषा है बच्चे। थैंक यू सो मच इतना रिगार्ड के लिए, थैंक यू सो मच। इतना सबने करके आना है, इससे आगे मैं आप कल करवाऊंगी। चलिए जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।